तो चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम बात करने वाले हैं बिशनपुर की, एक ऐसा गांव जिसने अपनी आवाज पूरी तरह से खो दी थी और फिर एक दिन अचानक उसे वापस पा लिया। यकीन मानिए, ये कोई आम कहानी नहीं है। ये उन अनगिनत खामोशियों और उस खामोशी की राख से पैदा होने वाली हिम्मत की बात है, जो हर उस जगह देखने को मिलती है जहां सत्ता और ताकत का गलत इस्तेमाल होता है। गांव में शांति बनी रहनी चाहिए, फालतू की बातों में पड़ोगे तो नुकसान अपना ही होगा। जरा इस बात की गहराई को समझिए। ये सिर्फ एक मामूली सी सलाह नहीं थी, ये एक खुली चेतावनी थी, एक ऐसा डर जिसने पूरे बिशनपुर को जकड़ कर रखा था। आगे हम देखेंगे कि कैसे ये तथाकथित शांति असल में एक भयानक घुटन थी, जिसे लोग अपनी सुरक्षा समझ बैठे थे। पहला हिस्सा, खामोशी का गांव, एक ऐसी खूबसूरती जिसके पीछे एक बहुत कड़वा सच छिपा था। और ये बिल्कुल साफ तौर पर दर्शाता है कि यहाँ कैसे दो बिल्कुल अलग अलग दुनिया एक साथ चल रही थीं। एक तरफ देखिए, वो खूबसूरत सुनहरी सुबह, खेतों की शांति और वो पुराना पीपल का पेड़। बाहर से सब कितना शांत लगता है ना। लेकिन दूसरी तरफ इसके ठीक उलट एक दमघोटू डर था, दबी हुई फुसफुसाहटें थीं। उसी पीपल के नीचे लगने वाली चौपाल पर बैठे बुजुर्गों की खामोशी थी। प्रकृति जितनी आजाद थी, लोग अंदर से उतने ही ज्यादा बंधे हुए थे। दूसरा हिस्सा, डर का साया, और कैसे बिना किसी रोक टोक के ये खौफ लगातार बढ़ता गया। अब इस घटनाक्रम को देखिए, इससे बहुत कुछ साफ हो जाता है। सरपंच भैरव सिंह का जो बेटा है ना, रंजीत, उसे यह मानकर चलने की आदत हो गई थी कि वो कुछ भी कर सकता है। क्यों? क्योंकि गांव लगातार चुप था। सुबह के समय वो सरेआम रास्ता रोकता है, लड़कियों पर फप्तियां कसता है। दोपहर में जब गंगा का भाई हरीश बीच बचाव की कोशिश करता है तो उसे अकेले पाकर धमका दिया जाता है। और शाम होते होते गांव के बुजुर्ग भी यही सलाह देते हैं कि भाई, अगर सुकून से जीना है तो बस अपना सिर झुकाकर चलो। ये व्यवस्थागत कायरता समाज में कितनी गहरी पैठ बना चुकी थी, ये गांव के सबसे बुजुर्ग दयाराम काका के इन शब्दों से झलकता है। जिसके पास ताकत हो उसके सामने सिर झुकाना ही भलाई है। यहां तक कि गंगा की मां जमुना भी यही मानती थी कि लड़कियों की भलाई उनकी चुप्पी में ही है। मतलब जब रक्षक ही हथियार डाल दें तो अन्याय तो अपने आप संस्थागत हो ही जाएगा ना। तीसरा हिस्सा, बारिश में एक चिंगारी, जब बर्दाश्त की सारी हदें टूट गईं। अब आते हैं उस मोड़ पर जहां सब कुछ बदल गया। सावन का महीना था, तेज बारिश हो रही थी। मास्टर शिवनारायण के रजिस्टर और किताबें भीग गई थीं। उन्हें सुखाकर गंगा और उसकी दोस्त फुलवा वापस लौट रही थीं। रास्ता बिल्कुल सुनसान था और तभी अचानक रंजीत उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है। और इस बार उसके इरादे सिर्फ ताने मारने तक सीमित बिल्कुल नहीं थे। इस मोड़ पर एक सवाल तो उठना लाजमी है कि आखिर खामोशी कब तक किसी शोषित की रक्षा कर सकती है। और ठीक इसी पल जब रंजीत ने गंगा का दुपट्टा खींचा तो डर की वो दीवार जो सालों से गांव वालों ने अपने चारों तरफ खड़ी कर रखी थी, वो हमेशा के लिए दरक गई। बर्दाश्त का वो बांध टूट गया। हाथ मत लगाना, सिर्फ 3 शब्द। लेकिन उस दिन उस तेज बारिश के बीच गंगा ने ये पूरी स्पष्टता और बिना किसी खौफ के कहा। यह सिर्फ रंजीत के लिए नहीं था, दरअसल ये उस पूरी व्यवस्था के मुंह पर एक तमाचा था जिसने उसे अब तक चुप रहने पर, डर कर रहने पर मजबूर किया था। चौथा हिस्सा, हिम्मत जुटाना और डर का पाला बदलना। अब इस हिस्से में जो सबसे दिलचस्प बात निकल कर आती है वो ये है कि उस बारिश वाली घटना के बाद पूरे गांव में एक बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक बदलाव आया। कुएं पर जो औरतें कल तक डर के मारे नजरें चुराती थीं, वो अब एक दूसरे से अपने छिपे हुए डर साझा करने लगी। और वो जो चौपाल पे बैठे बुजुर्ग थे ना, जो कल तक ताकत के सामने सिर झुकाने का उपदेश देते थे, उन्हें भी अचानक एहसास होने लगा कि उनकी खामोशी शायद उनकी सबसे बड़ी गलती थी। पांचवां हिस्सा, सत्ता से सीधा टकराव, जब पूरा गांव एक साथ खड़ा हुआ। इस बार चौपाल पर जब सरपंच भैरव सिंह अपनी धौंस जमाने और डराने आया तो उसे कुछ अलग ही नजारा देखने को मिला। मास्टर शिवनारायण ने एकदम साफ कह दिया कि हर इंसान को इज्जत मिलनी ही चाहिए। हरीश ने भी ऐलान कर दिया कि अब बहन बेटियां इस तरह डर के साए में नहीं जिएंगी। और सबसे बड़ी बात, दयाराम काका ने सरपंच की आंखों में सीधे देखते हुए कहा कि गांव किसी एक की सत्ता या डर से नहीं, बल्कि गांव वालों के भरोसे से चलता है। हर पीढ़ी बिल्कुल एक साथ खड़ी थी और इसी भीड़ को चीरते हुए गंगा आगे आई, बिना किसी झिझक के, बिना किसी कंपन के। उसने अपने अत्याचारी रंजीत और उसके उस ताकतवर पिता के सामने खड़े होकर कहा, हम बस इतना चाहते हैं कि हमें इंसान की तरह जीने दिया जाए।
ये एक ऐसा अद्भुत पल था जहां सालों की खड़ी की गई ताकत पूरी तरह से बेबस हो चुकी थी। इस ऐतिहासिक टकराव का नतीजा एकदम स्पष्ट था। एक तरफ भैरव सिंह की वो पुरानी सत्ता थी जो हमेशा धमकियों और खौफ की बुनियाद पर टिकी थी, और दूसरी तरफ एक बिल्कुल नई हकीकत थी, एक एकजुट और निडर भीड़ जो बिना किसी हिचकिचाहट के माफी की मांग कर रही थी। अंततः रंजीत को अपना सिर झुकाकर एक बहुत ही धीमी टूटी हुई आवाज में कहना ही पड़ा, गलती हो गई। सत्ता का वो जो गुरूर था ना, उस दिन हमेशा के लिए टूट गया। छठा और आखिरी हिस्सा, चुप्पी का टूटना, शांति बनाए रखने की असली कीमत। उस दिन के बाद बिशनपुर अब पहले जैसा नहीं रहा। अब औरतें बेखौफ रास्तों पर चलती हैं, बच्चे खुलकर खेलते हैं, और हर चेहरे पर जो एक अजीब सी बेबसी हुआ करती थी, उसकी जगह अब आत्मसम्मान ने ले ली है। गांव की वो जो बाहरी प्राकृतिक खूबसूरती थी ना, वो अब वहां के लोगों की आंतरिक आजादी से पूरी तरह मेल खाने लगी थी। जब वो सब खत्म होने के बाद गंगा अपनी मां के पास लौटी तो उसने एक बहुत गहरी बात कही, डर तो था, बस अब हम अकेले नहीं हैं। ये एहसास ही सबसे बड़ी जीत है, क्योंकि जब पूरा समाज एक साथ मजबूती से खड़ा होता है तो हिम्मत अपने आप कई गुना बढ़ जाती है। अंत में इस पूरे विश्लेषण से जो सबसे बड़ा सवाल उभरकर सामने आता है वो ये है, जब किसी तथाकथित शांति को बनाए रखने की कीमत किसी का आत्मसम्मान हो, तो क्या ऐसी शांति का कोई वास्तविक मोल है? इस पर